हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक टॉर्क उत्पन्न होता है, यानी आघूर्ण उत्पन्न होता है। उसके बारे में यहाँ पे हम आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। इन लेक्चर्स में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होते थे उनके बारे में हमने पढ़ा था कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डाइपोल के रखते हैं या उस डाइपोल के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म मतलब एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को रखते हैं तो उससे टार्क जनरेट होता है। वही यहाँ पे हम उसके लिए हम डिवीजन करेंगे, देखते हैं कितना टार्क जनरेट होगा। 11th में हमने वैसे टार्क पढ़ा था, वहीं से देखते हैं। तो यहाँ पे हम सपोज मानते हैं कि हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, इसमें इस तरह से आपका डाइपोल रखा है। देखो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। माइनस क्यू दस फ्यूचर, ये आपका इसका क्या है, यहाँ से वर्जिन ओ, इधर डिस्टेंस या इधर डिस्टेंस, ये भी आपका इलेक्ट्रिक है। ठीक, अब यहाँ पे देखो इस डाइपोल में क्या होगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, अब इस चार्ज के कारण यहाँ पे एक फोर्स इस पे अप्लाई होगा। फोर्स कितना होगा, F इक्वल टू, हमने पढ़ा है क्यू। ये फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज पे जो फोर्स अप्लाई होता है वो डायरेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगा। जो प्लस चार्ज पे होता है फोर्स अप्लाई वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन होगा, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और निगेटिव चार्ज पे जो आपका फोर्स अप्लाई होता है वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट यहाँ पे फोर्स लगेगा कितना, क्यू भी लगेगा निगेटिव, यानी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा निगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये दोनों फोर्सेज क्या है, इक्वल है, दिख रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट है। जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स की बात कर लें कितना हो जाएगा, 0 देगा। यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल पे हमेशा क्या होता है, जो नेट फोर्स होता 0 होता है। हमेशा आप याद करो, हो सकता है जब क्वेश्चन में किसी कभी आपसे पूछ ले कि नेट फोर्स क्या होता है, तो नेट फोर्स हमेशा क्या होता है 0। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक समान वैद्युत क्षेत्र में आपका जो नेट फोर्स होता है द्विध्रुव पर लगने वाला वो 0 होता है। ठीक, इतनी बात होगी। अब देखो अगर ये फोर्स एक डायरेक्शन में होता है इस तरह से, जैसे इस तरह से होता है, एक ही लाइन को होता है, जो लाइन एक्सिस होते हैं, लाइन एक्सिस ये एक ही होती है, यानी ये जो डाइपोल आपका होता है इस तरह से, तब क्या होता है, तब इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है, यानी एक साम्य अवस्था इसकी होती, तभी इधर उधर नहीं जाता। लेकिन अब क्या होगा, अब इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ, ये फोर्स जो है लाइन ऑफ इनका एक्शन जो है एक ही लाइन में नहीं है, ये किस तरह से, इस तरह से, लाइन ऑफ एक्शन इनका सेम नहीं है। और यदि लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है तो इसमें क्या होगा, टार्क जनरेट होता है। क्यों, क्योंकि अब देखो क्या होगा, अभी घूमना चाहेगा, अब ये इस तरह से, देखो इस तरह से ये वाला फोर्स इधर आना चाहेगा, ये इधर आना चाहेगा, क्योंकि फोर्स क्या होगा, इस पे फोर्स इधर लगेगा, इस पे फोर्स इधर लगेगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक इसका जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, हमेशा हर चीज आपने पढ़ा है, 11th में पढ़ा आपने एसएचएम में, हार्मोनिक में, कि ये अपनी साम्यावस्था, हर चीज में साम्यावस्था पाना जाता है। तो यहाँ से क्या होगा, कि साम्यावस्था में जब आना चाहेगी तो इसको इधर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा और ये ऊपर जाएगा, ये भी
घूम के फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, इसकी डायरेक्शन इधर फील्ड। तो क्या होगा, अब यहाँ पे जाने के लिए टार्क जनरेट होता है, और टार्क मैंने पढ़ा है टार्क कितना होता है, टार्क इक्वल टू द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखते हैं टार्क कितना होता है भाई, पढ़ते हैं तो 11 कहानी है देखो, और कुछ नहीं इसमें, सिंपल है एकदम। तो मानते हैं, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा है, जिस पर लगने वाला फोर्स क्या है, बल नेटवर्क 0 तथा इनका लाइन ऑफ एक्शन जो क्या है, सेम नहीं है, ये साम्यावस्था में तथा ये साम्यावस्था में नहीं। अब ये साम्यावस्था का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, इनका जो अक्ष है या कह सकते हैं हम इनका अक्ष समान अक्षीय स्थिति में नहीं है कह सकते हैं। तो क्या होगा, अब इसमें टार्क जनरेट होगा, ठीक। तो देखो क्या हो जाएगा, हमने टार्क पढ़ा, टार्क इक्वल टू होता है एफ इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, याद होना चाहिए। तो देखो ये इसका क्या है, वर्जिन है, क्या है, वर्जिन। अब ये क्या करेगा, वर्जिन से इसका हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तो कितना होगा, ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक। और ये वाले चार्ज के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब इस तरह से हो रखा है, इस तरह से, इसका लाइन ऑफ क्या नाम, वर्जिन की तरह इस जिस पे घूमने वाला है, इस तरह से रोटेशन करेगा, और इस चार्ज करके क्या होगा, रोटेशन करेगा इस तरह से। तो रोटेशन किस दिशा में, इस डायरेक्शन में करेगा। तो यहाँ से अगर हम इसके वर्जिन से यहाँ से अगर हम निकालें, ये वर्जिन है इस तरह से, इस पे निकालें अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या होगा, यही होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और इसके लिए ऊपरी तरफ एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दोनों पे चार्ज पे टार्क जनरेट होगा। अब देखते हैं दोनों टार्क क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे या अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो यहां से क्या होगा, इस डायरेक्शन में टार्क जनरेट होगा, क्या होगा, इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, तो इसमें तो क्लॉकवाइज होगी। और यहाँ पे क्या होगा, इस डायरेक्शन में, ये भी क्या है, क्लॉकवाइज। अगर दोनों जो आपके टार्क है सेम डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, सेम डायरेक्शन में हम कह सकते हैं क्लॉकवाइज है, तो ये दोनों ऐड होंगे, इस पे लगने वाला टार्क, इस पे लगने वाला टार्क क्या होगा, ऐड होगा। तो चलो अतः नेट टार्क निकाल लें, चलो नेट टार्क निकालने क्या होगा, टार्क ऑन ए टाउ ए प्लस टाउ बी, ठीक। टाउ ए का वैल्यू, अब ए पे जो चार्ज है वो चार्ज पे लगने वाला फोर्स, और फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कहते हैं या ए या फिर लिखने का कोई मतलब नहीं थी, क्योंकि क्या है, या ए और एफ दोनों समान, हमने पहले ही कर दिया था कि या ए और एफ समान, इसलिए नेट फोर्स रिलेटेड 0 का, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट एफ लिखते हैं। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो क्या होगा, यहां पे कितना है, यल है,
यहाँ पे कितना है L। हमें डिस्टेंस ये वाला लेना है। यहाँ पे देखो, हाँ एक चीज देखो, यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे थीटा, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे देखो एक बात मैंने बताना कुछ भूल गया है कि जो एक डाइपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया। जो डाइपोल है वह इलेक्ट्रिक एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा क्षेत्र से थीटा कोण पे रखा गया। अगर यहाँ से थीटा कोण पे रखा गया, उस स्थिति में हम टारगेट जो है टारगेट निकालने तो क्या होगा, यहाँ पे थीटा एंगल है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा थीटा होगा, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा। और बात कर ले हमें अगर यहाँ की, तो यहाँ पे देखो नहीं दिख रहा होगा, देखो यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे थीटा। अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा होगा, अंगत कोण है तो यहाँ पे एकांतर है तो ये भी क्या होगा थीटा कोण होगा। देखो अगर ये थीटा है ये कितना हो जाएगा L sin थीटा होगा, लंबरेखा बराबर sin थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा L sin थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पे भी L है तो ये कितना हो जाएगा L sin थीटा, थीटा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा L sin थीटा, प्लस ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला भी कितना होगा, क्या हो जाएगा F into L sin थीटा। हो गया, बस क्या हो जाएगा 2F L sin थीटा। यहां से टाउ इक्वल टू F का वैल्यू रख दो 2QE L sin थीटा। अब यहां से हम जानते हैं कि 2QL बराबर क्या होता है, P होता है 2QL, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था 2Q into L बराबर क्या होता है, P डाइपोल होता है, डाइपोल मोमेंट। तो यहां से टाउ इक्वल टू निकालेंगे, क्या हो जाएगा 2PE sin थीटा। क्यों, क्योंकि 2QL इक्वल टू होता है P, हम पढ़ चुके हैं। या इसी को हम देखो यहां से क्या लिखते हैं, टाउ इक्वल टू हो जाता है वेक्टर P क्रॉस, यानी क्या है वेक्टर, यानी क्रॉस, वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है टाउ यहाँ पे। या हम कह सकते हैं वेक्टर फॉर्म हो गया टाउ इक्वल टू P क्रॉस E, और इस फॉर्म हो गया जो आपका फार्मूला है 2P नहीं बल्कि PE cos थीटा। तो यहां से वो निकल गया, कितना हो जाएगा PE sin थीटा, टाउ इक्वल टू PE sin थीटा या टाउ इक्वल टू P क्रॉस E। ठीक, ये हमारा क्या हो गया नेट टाइम यहां पे जनरेट होता है। चलो इसको मिटाएं, आगे देख लेते हैं कि अब यहाँ पे हम ये भी देखना है कि टार्क हमारा कब मैक्सिमम होता है, टार्क हमारा कब मिनिमम होगा। तो यहाँ पे टार्क जो हमारा होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज होने वाली नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होने वाली है, और ना तो इसका डाइपोल चेंज होने वाला, तो डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा केवल थीटा पर। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टार्क जो हमारा होगा किस पे डिपेंड करेगा, थीटा। जितने एंगल घूमेगा उतने ज्यादा टार्क होगा, जितने एंगल घूमेगा उतने ज्यादा हमारा क्या होगा, उसी अकॉर्डिंग हमारा टार्क चेंज होगा अकॉर्डिंग टू एंगल। क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू देखते हैं 90 पे अधिक होता है। चलो देख लेते हैं आगे, मिटाएं मिटाएं, ठीक चलो देखो फॉर मैक्सिमम वैल्यू यानी टाउ मैक्स के लिए थीटा की, अब देखो दो सिचुएशन होते हैं, या तो हम इसको साइन थीटा का सबसे ज्यादा वैल्यू कितना होता है 90 पे, तो दो सिचुएशन होता है, हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको डाइपोल को इस पोजीशन में रखते हैं, दो सिचुएशन बना रहे हैं, या तो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डायरेक्शन में, ठीक। तो यहां से कितना हुआ 90 हुआ, ठीक। या दूसरी सिचुएशन होती है, यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से, तो कितना हो जाएगा R2, हमेशा एंगल यहां से लेते हैं। अब देखो अभी क्या हुआ, अपने सिचुएशन में इक्विलिब्रियम में आना चाहेगा, इक्विलिब्रियम में जब आना चाहेगा तो क्या होगा घूमेगा, तो कितना 90 हो सकता है, 270 हो सकता है, जहां पे इसका वैल्यू टाउ का वैल्यू मैक्सिमम होता है, नीचे भी ऊपर भी। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 270,
तो टाउ इक्वल टू कितना होगा, पी ई साइन 90 बराबर पी। तो मैक्सिमम वैल्यू चाहे 90 चाहे 270 पे कितना होगा, पी ई हो जाएगा। अब मिनिमम वैल्यू देख लेते हैं, टाउ मिनिमम के लिए। अब मिनिमम कब होगा, देखो मैंने बताया मिनिमम कब होगा, जब इसको हम क्या करेंगे 0 डिग्री पे, हमें पता साइन थीटा का मान न्यूनतम 0 और 180 पर होता है, तो 0 पर रखेंगे इस तरह से, या तो वजन पे, तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की जब डायरेक्शन में है इस तरह से, प्लस वाला इधर है माइनस इधर है। अब क्या होगा, अब ये घूमेगा ही नहीं क्योंकि ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया, तो घूमेगा नहीं। तो क्या होगा, अब यहाँ पे जो नेट टार्क हो जाएगा, जब घूमेगा ही नहीं तो टार्क कहां से जनरेट होगा, तो नेट टार्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम इसको इधर माइनस इधर प्लस कर दें, यानी इसको हम घुमा देते हैं 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री घुमाते हैं, तब कितना होगा, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में घूमेगा नहीं, इक्विलिब्रियम पोजीशन में घूमेगा नहीं, तो घूमेगा नहीं तो टार्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इस पोजीशन, दोनों पोजीशन में टार्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे इसकी दो पोजीशन होती है, एक यहाँ पे जब मैंने बताया प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। उसके साथ साथ इसमें एक और जुड़ जाता है इनस्टेबल। इसकी स्टेबल सिचुएशन है, यानी सामने आप दोस्तों की एक स्थिति ऐसी है जहां पे स्थिर रहती है, लेकिन ये क्या है, अनस्टेबल सिचुएशन। इक्विलिब्रियम में भी है लेकिन अनस्टेबल सिचुएशन है। देखो क्या होता है, यहां पे देखो अगर हम इसको घुमाते हैं तो क्या होगा, अगर इसको हम थोड़ा सा नीचे या ऊपर लाते हैं तो ये अपनी सिचुएशन में चली जाती है, अपनी सिचुएशन में चले, क्योंकि क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा प्लस चार्ज की तरफ होता है जब कोई फोर्स लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब इसको हम ऊपर या नीचे भी घुमाते हैं, थोड़ा सा घुमाते हैं, तो जिस भी डायरेक्शन, इसको जिस डायरेक्शन में घुमाते हैं उसके अपोजिट मूव होता है, टाइप होता है। जैसे अगर इसको हम इस डायरेक्शन में यहाँ से इधर घुमाएं थीटा एंगल तो ऊपर जाता है, और यहाँ घुमाए तो नीचे आता है, इस वाले डायपोल को। लेकिन इस वाले डायपोल को हम जिस डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन में थोड़ा सा इसको मूव करें तो क्या होता है, इसी डायरेक्शन में घूम जाता है, जिस डायरेक्शन में अनस्टेबल, क्योंकि स्टेबल होना चाहिए, यहाँ पे स्टेबल सिचुएशन है इसकी, लेकिन यहाँ पे स्टेबल नहीं, तो क्या होगा ये स्टेबल सिचुएशन में पहुंच जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑलरेडी स्टेबल सिचुएशन में, इसलिए क्या होगा, अगर इसको घुमाते तो अपोजिट डायरेक्शन में टार्क जनरेट होता है, और यहाँ पे क्या है, जिस डायरेक्शन में घुमाते उसी डायरेक्शन में डायपोल हमारा मूव कर जाता है। तो यहाँ पे हम बात अभी कर रहे हैं क्या, मिनिमम टाउ मिनिमम के लिए। तो यहाँ पता हो गया हमें टाउ मिनिमम का होगा थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0 और 180, तो टाउ कितना हो जाएगा, टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ई साइन 0 या 80 रखेंगे, टाउ इक्वल टू हो गया आपका। तो ये है आपका टार्क का इलेक्ट्रिक फील्ड में जनरेट होता है। नोट कर लें, फिर आगे आपको एक आध दो इसमें न्यूमेरिकल जेई बताते हैं, तो नोट करें। चलो हो गया। यहां से तो एक बात हमेशा याद रखना, जो टार्क जनरेट होता है, टार्क की यहाँ पे जो पूरी कहानी है कुछ नहीं है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की एक साजिश है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ऐसा होता है, टार्क वगैरह कुछ नहीं, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि डायपोल हमेशा हमारी दिशा में आ जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चाहता है जो हमारा डायपोल हो, चाहे जहां हो, चाहे इस तरह हो, चाहे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चला जाए, हमेशा ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता है कि डायपोल जो हमारी दिशा में चला है। ये इसकी कहानी होती है, कुछ नहीं है। यानी जो थीटा का वैल्यू होता है ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता है 0 हो जाए, यानी अगर इस तरह से तो इस सिचुएशन में आ जाए इलेक्ट्रिक, यही इसी के कारण क्या होता है, टार्क जनरेट होता है। अगर ऑलरेडी थीटा का वैल्यू 0 है, यानी सिचुएशन जो है इक्विलिब्रियम की है डायपोल की, डायपोल जो हमेशा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की पहले ही इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में डायपोल आपका है तो कोई भी टार्क जनरेट नहीं होगा। टार्क तभी जनरेट होता है जब आपका डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता है कि हमेशा डायपोल उसकी दिशा में हो, इसी कारण टार्क जनरेट होता है। तो हमेशा याद रखना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये टार्क आपका जनरेट होता है, इसको अपनी दिशा में करना चाहता है। एक क्वेश्चन है, देखो
कह रहा है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ई में इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री पर, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहां से 30 डिग्री पर ये एक डाइपोल रखा गया, ये यम है प्लस क्यू माइनस डाइपोल रखा गया कितना 30 डिग्री से। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि एंगुलर, इस पे जो एंगुलर एसिलेशन लगता है कितना होगा, एंगुलर एसिलेशन। तो देखो ये जो क्वेश्चन आपका 11th और 12th का मिला के है कि 11th में हमने पढ़ा था क्या, 11th में हमने पढ़ा था एक चैप्टर था दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति में, उसमें हमने ये सब बातें पढ़ा था कि टाउ इक्वल टू क्या वहां पे होता था आई अल्फा, तो क्या होता था आई अल्फा होता था, जड़त्व आघूर्ण, ये क्या होता था अल्फा एंगुलर एसिलेशन यानी कोणीय त्वरण होता था, और आई इक्वल टू क्या होता था वहां से हमने पढ़ा था मास इनटू आर स्क्वायर, हमारा स्क्वायर आर क्या होता था डिस्टेंस होता था कहां से कहां तक, वर्जिन से जो एक्सिस इसकी है वर्जिन से इसकी साइड का डिस्टेंस होता था जहां से रोटेशन होता है, एंगल ऑफ रोटेशन से क्या होता था, तो आर क्या होता था यहाँ के बीच का डिस्टेंस होता था, तो आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। और आप ये भी जानते हो कि कभी भी कोई भी चार्ज विदाउट मास नहीं होता, चार्ज हमेशा होता है मास का, मास विदाउट चार्ज हो सकता है, जो द्रव्यमान होता है उसमें चार्ज नहीं हो सकता, लेकिन चार्ज बिना द्रव्यमान के नहीं, चार्ज का कुछ अपना द्रव्यमान के इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है, तो मास कभी विदाउट सॉरी चार्ज के विदाउट मास नहीं होता, यानी चार्ज का हमेशा द्रव्यमान होता है, तो जो चार्ज है यहाँ पे इसका द्रव्यमान होता है। तो क्वेश्चन देखिए इसमें पूछा है, लिख दे रहे हैं डाइपोल का कोणीय त्वरण कितना, ठीक देखो हमने पढ़ा टाउ इक्वल टू होता है टी ई साइन थीटा, थीटा का वैल्यू यहां पे दिया गया कितना 30, तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा टी का वैल्यू क्या होता है 2ql होता है, तोड़ दो क्योंकि चार्ज यहाँ पे टी का वैल्यू नहीं दिया गया, चार्ज दिया गया प्लस माइनस चार्ज दिया गया, एल भी दिया गया, लेकिन टी कहीं पे नहीं दिया गया, तो क्या हो जाएगा 2qle sin 30। और 11 से हमने पढ़ा है टाउ इक्वल टू होता है आई अल्फा, तो क्या हो जाएगा आई अल्फा इक्वल टू 2qle sin 30 अंश का मान होता है 1/2 से 2 कैंसिल आउट, क्या करेंगे आई का भी वैल्यू रख दो, आई इक्वल टू मैंने बताया क्या हो जाएगा एम एन स्क्वायर, यहां से डिस्टेंस कितना वर्जिन से डिस्टेंस है यार, तो क्या हो जाएगा एम एन स्क्वायर इनटू अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू एल ई, हो गया एल से एल एक कैंसिल आउट किया फाइंड आउट हुआ, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पे एम एन बचा क्या हो जाएगा क्यू ई, देखो और कुछ बच रहा है साइन 30 का वैल्यू 2 ठीक है क्यू ई कुछ छूट रहा है यह 1
कुछ छूट रहा है देखो, हाँ देखो एक चीज को छूट रहा है यहाँ पे देखो, इसमें जो आपका आई अल्फा होगा या हम कह सकते हैं एम एन स्क्वायर, ये भी 2 बार होगा। देखो एक इसके कारण हमने केवल एक ही लिया, इसका भी होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, जो आपका थोड़ा सा देखो आई अल्फा है, तो आई अल्फा इसका भी होगा, इसका भी होगा, तो क्या हो जाएगा 2 आई अल्फा यहाँ से हो जाएगा। अब वैल्यू रखो, हो जाएगा क्यू एल ई, क्योंकि देखो यहां पे भी आपका होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहां पे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो दोनों जगह का ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 आई अल्फा या 2 आई का वैल्यू एम एल स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्यू एल ई। एल से कैंसिल आउट, क्या फाइंड आउट हुआ, अल्फा का वैल्यू 2 सॉरी क्यू ई बाई 2 एम एल, ये हो गया आपका एंगुलर आइसोलेशन। समझा, ये आपका जेई का क्वेश्चन है इस तरह से। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या, अब 11 जब 11th आपने नहीं पढ़ा तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो 11th और 12th का दोनों का मिला के क्वेश्चन आपका है, इस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और आपका टार्क दोनों से मिला के क्वेश्चन आपका, नोट कर लें इस टाइप क्वेश्चन। चलो हो गया, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है इसी तरह से सेम कह रहा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक डायपोल इक्विलिब्रियम पोजीशन में इस तरह से रखा गया, ये हो गया डायपोल प्लस क्यू माइनस इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखा। अच्छा चल रखा है तो अच्छी बात है, रखा है, शांत दे रहे शांत नहीं देने देता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इसको डिस्टर्ब करता है कितना, कह रहा है इसको इसके वर्जिन से इस तरह से इस डायरेक्शन में घुमाया जाता है, थोड़ा सा स्लाइटली इसको घुमाया जाता है थीटा एंगल, बहुत ही थोड़ा सा हल्का सा घुमाया जाता है। घुमाने के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी से क्या करता है, मूव करता है, ऑसिलेशन करता है, बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी से ये ऑसिलेशन दोलन करता है। तो इसके दोलन का आवर्त काल क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि द्विध्रुव को, चित्र आपका दिया गया, द्विध्रुव को साम्यावस्था से थोड़ा सा घुमाने पर द्विध्रुव बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी से आवृत्ति से गति करता, दोलन करता, दोलन करने लगता है, तो दोलन का आवर्तकाल टी आप फाइंड आउट करना, क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये आपका यल है, यल है, इसको थोड़ा सा साइड में अगर मूव कराया था तो पूछना है इस सिचुएशन में आपका कितना होगा टाइम पीरियड इस ऑसिलेशन में, ठीक। तो 11th में देखो ये भी क्वेश्चन आपका दोनों को मिला के 11th में हमने पढ़ा था क्या, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन में दोलन क्या होता है, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर वहां से याद है तो अच्छा है, नहीं तो फिर देखो थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। देखो थीटा को घुमाया जाता है, यहां से अगर टार्क की बात करें तो टार्क टाउ इक्वल टू कितना होता है पीई थीटा, ठीक। ओके, अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन अब देखो सिचुएशन होती है कि आपको भी पता है कि जब इसको हम इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पे प्लस वाला चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है, तो इसको थोड़ा सा डिस्टेंस घुमाया जाएगा तो क्या होगा, इस तरह से क्या होगा, मूव करेगा टार्क, इस तरह देखो करेगा, करेगा नहीं करेगा, अब इस तरह से घूमेगा, थोड़ा सा घुमाया जाता है, तो अब ये क्या होगा, अब यहाँ पे देखो प्लस चार्ज है, हमने पहले बताया कि आपको क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में आना चाहेगा और किसके अलाइंग भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आना चाहेगा, तो क्या होगा इस तरह से मूव करेगा। और क्वेश्चन में लेकिन कहा गया थीटा बहुत ही छोटा है,
और हमने पढ़ा है कि छोटे कोण की केसेज में साइन थीटा को, कोण बहुत ही छोटा होता तो हम साइन थीटा को क्या मान लेते हैं, थीटा मान, साइन थीटा को थीटा मान लेते हैं। तो देखो क्या देगा, टाउ इक्वल टू लिखते हैं पी ई इनटू थीटा हो जाएगा। एक और कर सकते हैं, देखो हमने पढ़ा है भी कि जो थीटा, देखो यहां से थीटा क्या है, तार किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन, ये तार ये इस तरफ में, तो तार कहां गया, इधर गया, यानी तार नीचे डायरेक्शन। और हम डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, ऊपर, थीटा डिस्प्लेसमेंट किधर है, ऊपर, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। तो तार के हमारे थीटा क्या है, अपोजिट, तो थीटा को हम माइनस थीटा कर सकते हैं, तो इसको घुमाने क्या, इसके अपोजिट डायरेक्शन, तार हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, इसलिए हम इसको माइनस थीटा मान सकते हैं। हो गया। अब देखो टाउ इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा पी ई माइनस थीटा। 1 मिनट, हो गया। चलो देखो हमने पढ़ा है कि यह इज प्रोपोर्शनल टू होता है माइनस एक्स के। इस सिस्टम में हमने पढ़ा है जो फोर्स होता है, कौन सा फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है, रीस्टोरिंग फोर्स कितना हो रहा होता है, या फिर प्रोपोर्शनल होता है माइनस एक्स के। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना है, थीटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, थीटा। या हम कर सकते हैं टार भी हमारा किस पे डिपेंड करेगा, माइनस थीटा पे करेगा। और हमने पढ़ा था 11 जो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है, आई इक्वल, सॉरी अल्फा इक्वल टू होता है आर ओमेगा स्क्वायर माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। इस ज्योमेट्रिकल सिचुएशन में क्या होता है, हमारा सिंपल हार्मोनिक सिचुएशन में क्या होता है, अल्फा इक्वल टू होता है माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू माइनस थीटा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू पुट अप करते हैं तो क्या हो जाएगा, आई माइनस थीटा ओमेगा स्क्वायर पी ई माइनस थीटा। ठीक, माइनस थीटा से माइनस थीटा कैंसिल आउट, क्या फाइनल हुआ, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू पी ई बाई आई, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट में पी ई बाई आई, या ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू हमें जानते क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई टी होता है, मैंने पढ़ा है में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई बाई टी पी ई बाई आई। ठीक, तो देखो यहाँ पे आ गया टाइम पीरियड टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी इक्वल टू टी बाई 2 पाई हम करते बाद 2 पाई कितना हो जाएगा, अंडर रूट में आई बाई पी हो जाएगा, दोनों को चेंज कर दीजिए, ऊपर नीचे कर दीजिए, अंडर रूट में आई बाई पी हो जाएगा। तो टी इक्वल टू कितना हो गया, 2 पाई अंडर रूट आई बाई, ये इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या हो गया, हमारा टाइम पीरियड हो गया। तो दूसरों को अगर सामने उसका थोड़ा सा एकदम थीटा एंगल घुमाते हैं तो इसके क्वेश्चन पूछा था कि ये थोड़ा सा दोलन से बहुत ही कम आवृत्ति से दोलन करने का, इसका दोलन का आवर्तकाल निकालना था। तो आवर्तकाल कितना आ गया, टी इक्वल टू 2 पाई आई अपॉन पी। अगर ध्यान सोचे तो 11 में हमने भी इस तरह के क्वेश्चन किए थे, 11 इस तरह के क्वेश्चन हमने किए थे। तो ये कहानी थी आज की टार की। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। और अगर अच्छे से नहीं समझ तो देखो अच्छे से समझ में आएगा जब आप एक तरफ से देखोगे, आप पिछली वीडियो तो देखे ही नहीं, तो आप यहाँ से थोड़ा सा कम समझ में आएगा, इसलिए आपको दिया गया पीछे के सभी वीडियो देखें इसके तो अच्छे से समझ में आएगा। तो आज का क्लास आपका यहीं तक था, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।